अभी जो रिपोर्ट शाया हुई है ना मिशन कमीशन के कमीशन की, उन्होंने कहा जी 8,000 लोग अब तक लापता हो चुके हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। आपको प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं कि आप कहें आपको पता है यार बंदे उठाए जा रहे हैं धड़ाधड़। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, दे आर एंजॉयिंग दी प्रोटोकॉल, वो कहते हैं जी मेरा बेटा बाहर आना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए। असल में आप हैरान होंगे, एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे अंदाजे के मुताबिक 50,000 रुपए रोजाना उसकी बनती है तनख्वाह। अगर 50,000 के ऊपर भी वो केस सुन रहा है, देखे ना 15 लाख इज दी पे ऑफ द चीफ जस्टिस साहब, 20% अब अजाफा भी लगा लें। ये तो जुल्म है कि आप 1.5 साल आपने केस सुना, 2.5 साल केस सुना, जजमेंट रिजर्व की और आप खामोशी से रिटायर होकर चले गए। असल में उनको ये होता है जी कौन फैसला लिखे। खोसा साहब ने एक लेक्चर दिया हमें। खोसा साहब ने कहा कि अदालत में जब आप आर्गूमेंट कर रहे होते हैं तो दो आदमी सुन रहे होते हैं, एक जज और एक के कोर्ट का दरबान जो दरवाजा खोलता है, जो पुकारता है जी इनाम वर्सेस रियासत सरकार, एक वो भी सुन रहा होता है। उन्होंने कहा अगर जज फैसला नहीं देता तो जज और दरबान में कोई फर्क ही नहीं है। दरबान भी बेचारा सुन लेता, फैसला नहीं दे सकता। तो मैं तो समझता हूं हमारे पास जजेस दरबान के काबिल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। कर्नल इनाम और रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जो एंकर इमरान रियाज खान साहब हैं, जो गायब हैं, आज 60 दिन हो गए हैं, ये मिसिंग पर्सन हैं, किधर हैं एंकर इमरान रियाज खान साहब के बारे में कोई इतला, कोई खबर, आपका क्या तज्जिया है? ये लापता हैं, जाहिर है ये मीडिया पे भी आ चुका है, और जब ये लापता हैं तो जाहिर है इट इज द एनफोर्स्ड डिसअपेयरेंस का केस है। और मैं समझता हूं कि ये भी बड़े दुख की बात है कि आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अभी जो रिपोर्ट शाया हुई है ना मिशन कमीशन के कमीशन की, उन्होंने कहा जी 8,000 लोग अब तक लापता हो चुके हैं। ये देखें ना, दिस इज वेरी अलार्मिंग। और मैं समझता हूं कि हमने खान साहब का साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, आज़ादी की बात की, और अल्टीमेटली ये हुआ कि इनके दौर में जब लोग लापता होने शुरू हुए तो उस वक्त हम इनके केस लेकर गए हुए थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास। और वो केस है मुदस्सर नारू का। वो एक जर्नलिस्ट है, 5 साल पहले वो गिलगित से लापता हुआ, उसकी मिसेज ने उसके लिए तहरीक चलाई और इस दौरान उसकी भी डेथ हो गई। अब उसका जो बेटा है ना मुदस्सर नारू का, वो उस वक्त 3-4 साल का था, 2-3 साल तो उसे भी हो गए, वो अपनी दादी के साथ कोर्ट में आता है। तो अतर मिनल्ला साहब ने हुक्म दिया कि इसकी दादी को और इस बच्चे को वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात कराई जाए। तो पहले तो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी जस्टिस हमें कैसे डायरेक्शन दे सकता है, वज़ीर-ए-आज़म को किससे मिलना, हम नहीं मुलाकात कराते। प्रेस में उन्होंने ओपनली कहा। हमने कहा अगर नहीं वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करेंगे तो हम फिर तौहीन अदालत का केस चलाएंगे। नतीजा फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुलाकात की और बड़ी हैरानी की बात है, खान साहब ने उसे कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि आपका मियाँ आपका बेटा कब से लापता है। तो उस पे फिर अतर मिनल्ला साहब बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा ये जो मेरी जजमेंट है ना, ये जो मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, दिस ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने कहा कि ये उसमें उन्होंने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जैसे उस वक्त वो जिम्मेदार थे, आज मौजूदा वजीर आजम साहब जिम्मेदार हैं। वो बच नहीं सकते, कहें जी मैं तो वजीर आजम था एक्टिंग या फलां था, ही इज रिस्पांसिबल। उन्होंने कहा मेरा ये ऑर्डर कैबिनेट को भी सामने रखा जाए। और उन्होंने कहा ये जो हमारा रूल ऑफ बिजनेस है वो भी यही कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, एंड फेडरल गवर्नमेंट मींस प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। लेकिन वो बरामद ना हुए। फिर हमने उसमें चेयरमैन जो कमीशन एनफोर्स कमीशन, उनको भी पार्टी बनाया हुआ, तो वो रजिस्ट्रार भी पेश हुआ। उन्होंने कहा जी हमने भी इंक्वायरी कराई है और सारा मटेरियल इनको दिया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा, बड़ी सनसनीखेज बात बताई, कि हम 550 के करीब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुके हैं जिस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उस पर भी अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आई वुड रिकमेंड कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। देखे ना, अगर हमारे हुक्मरान जो है, कोई भी, आप छोड़ दें इस बात को कौन हुक्मरान है, अगर हमारे यही हुक्मरान अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय ना करें, तो आज हमारी जिंदगी महफूज हो सकती हैं। आज तो आपको भी नहीं पता कि इट मे बी योर लास्ट प्रोग्राम, और मुझे भी नहीं यकीन कि इट मे बी माई लास्ट प्रोग्राम। इस पाकिस्तान में तो ये हो सकता है ना, किसी को भी ये लास्ट प्रोग्राम हो सकता है। मैं अपने घर में रात सो रहा था 12 बजे और मुझे घर से उठाकर ले गए, खान साहब का ही दौर हुकूमत था। तो मैं समझता हूँ ये हम किसी और, मुझे अतर मिनल्ला साहब ने इस केस में कहा, वो एक केस नहीं था, वो 20-25 केस थे, मैं सब में अपीयर हो रहा था। उन्होंने कहा जी आप मुझे बुलाएं, किस एजेंसी के हेड को हम बुलाएं।
मैंने कहा सर इस वक्त मुल्क के अंदर 35 एजेंसियां काम कर रही हैं, हम जिस एजेंसी का नाम लेंगे वो उनका एक अफसर आ जाएगा, एफिडेविट देके चला जाएगा। और फिर अल्टीमेटली यही डिसाइड हुआ आफ्टर द कंसेंसस, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर इज टू बी समन। फिर उन्हें नेक्स्ट डेट के लिए ऑर्डर दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर शुड अपीयर इन पर्सन। उस वक्त तक खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए, उन्हें भी आकर अश्योर कराया, वजीर दाखिला को भी तलब हमने करवाया, सब ने कहा कि जितने लापता लोग हैं वो आ जाएंगे। मैं आज भी इस लापता अफराद के केसेस को समझता हूं कि ये दे आर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इमरान रियाज साहब को अल्लाह करे वो खैरियत से वापस आए, लेकिन एक बात मैं भी ये भी बताना चाहता हूं कि दिस इज द इशू जिसके ऊपर वी ऑल शुड बी यूनाइटेड ऑन वन पॉइंट। जब हम मिसिंग पर्सन के केसेस कर रहे थे तो वो हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये लोग जो लापता होते हैं ना कुछ इन्होंने किया होता है तभी लापता होते हैं। तो हमने उस वक्त भी इनको कहा और कोर्ट में भी कहा, और मेरे मेरे ख्याल इसके ऊपर मेरे को 2 दर्जन के करीब इंटरव्यूज होंगे। मैंने कहा हमने ये कभी नहीं कहा कि उनको रिहा करें, हमने हमेशा मुतालबा किया उनको अदालतों में पेश करें। अगर उनके पास कोई जुर्म है, अच्छा इसी बराबर तरह भाई, इमरान रियाज ने अगर किया आज हुआ के है तो अदालत में पेश करें, ट्रायल करें, आजकल मुअज़्ज़ज़ जजेस ऐसे लापता ना करें। ऐसे ऑर्डर्स क्यों नहीं पास करते? अगर इमरान रियाज खान गायब है तो वजीर आजम पाकिस्तान को क्यों नहीं तलब किया जा रहा? ऐसे ऑर्डर्स आज क्यों नहीं पास? प्रिंसिपली, और आप हैरान होंगे, यही केस जितने हैं अपना इनके जाने के बाद, अतर मिनल्ला साहब के जाने के बाद ये केस आ गए आमिर फारूक के साहब के पास, वो चीफ जस्टिस हैं अभी, वो सुन रहे हैं। 2 दफा केस फिक्स हो चुका है लापता अफराद का। इसमें बेशुमार फैमिलीज हैं जो अपीयर होती हैं, और दोनों दफा में घर पे मैसेज आ गया केस इज कैंसल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अभी आई डोंट नो हु हैज गिवन द ऑर्डर, 2 दफा कैंसिल हो चुका है। और जाहिर है ये भी केस उन्हीं के पास लगना है। हमने पहले भी इनको रिक्वेस्ट की कि सर तमाम लापता अफराद के केस आप इकट्ठे लगाएं। अब तो वहां डिवीजन बेंच काम कर रहा है, मियाँ गोल औरंगजेब साहब और जस्टिस इन्होंने, और बल्कि लास्ट टाइम ये बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा कि यार इनको जमीन निकल गई है, आप बताएं लोग किधर हैं, आप इनको रिहा करें। आज भी हमारा ये मुतालबा, अगर हमारे तमाम जर्नलिस्ट, जितनी जर्नलिस्ट की यूनियन है, हमारे जो तमाम वकलाओं का भी यही वोकफ है, अगर हम यूनानिमस स्टैंड लें और एक ही डिमांड करें गवर्नमेंट से कि भाई जितने लापता लोग हैं उनको आप अदालतों में पेश करें, यू हैव नो राइट। ये पहला इशू है। मैंने, आपको याद होगा, आपको एक पेज भेजा था, ये वो पेज है जिसके ऊपर मैंने एक छोटी सी रिसर्च की और एक पेज मैंने लिखा कि लोग लापता क्यों होते हैं। जी। और आप हैरान होंगे कि 2013 में मैरियट होटल में एक सेमिनार हुआ जिसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप मौजूद थी। उसमें खान साहब भी मौजूद थे, ये यूसुफ रजा गिलानी की गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब भी मौजूद थे, एंटायर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वहां मौजूद थी, मैं भी वहां मौजूद था। तो मैंने खान साहब को ये पेज पेश किया, मैं उनके साथ बैठा था, मैंने कहा सर ये पेज है, यहाँ ये इशू है कि बलूचिस्तान का मसला क्या है, आप काइंडली इसके मदरजात वहां इनको लोगों को बताएं। क्योंकि मुझे उन्होंने, सेक्रेटरी बार थे उस वक्त असलम जार साहब, उन्हें इजाजत न दी। उन्होंने कहा कि आज का जो इजलास हमारा है इसमें सिर्फ सियासतदान पॉलिटिशियन एड्रेस करेंगे, हमने पॉलिटिशियंस को इस बलूचिस्तान के मसले के लिए एक फोरम मुहैया किया है, आज कोई एडवोकेट नहीं अपीयर होगा। और उस दिन इवन वहां पर मोहतरमा आसमा जहांगीर साहब भी मौजूद थी, उन्होंने कहा उनको भी हम अलो नहीं करेंगे, सिर्फ पॉलिटिशियंस। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने खान साहब को दिया, उन्होंने पढ़ा, बस ऐसे नजर दौड़ाई या नहीं भी ऐसे मेज पे फेंक दिया विदाउट रियलाइजिंग कि यार व्हाट इज द डॉक्यूमेंट। उठ खड़ा हुआ वहां से, मैंने उसकी कापियां करवाई और मैंने फिर तमाम लीडर्स को वो दिया। और वो मेरी खुशकिस्मती थी कि काजी हुसैन अहमद साहब को जब बुलाया गया खिताब करने के लिए, उन्होंने कहा मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं यही पेज पढ़ूंगा। उन्होंने कहा ये मसला है। मसला दरअसल ये है कि अयूब खान ने अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए आर्मी एक्ट में एक तरमीम की 21D, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी सिविलियन है, कोई ऐसी बात करता है जिससे बगावत होने का अंदेशा हो, उस सिविलियन का ट्रायल हम भी कर सकते हैं। और अगर कोई सिविलियन को ऐसी बात करता है जिससे आर्मी से रिलेटेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी एनिमी को पहुंचती है तो उसका भी हम ट्रायल करेंगे। ये उन्होंने 21D में अमेंडमेंट की और इख्तियार संभाल ली। वो अपने दौर में नहीं कर सके इस पे, वो तो चलेगा या खान ने इस्तेमाल किया, और नतीजा क्या निकला, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गए। फिर उसके बाद जनरल जयाउल्लाह का, जनरल जयाक साहब के खिलाफ अहमद फराज साहब ने यहाँ नजम पढ़ी, उन्हें इसी 21D के तहत उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करके उनको ले गए। मैटर केम टू इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया, उनका इनको पेश किया जाए, उन्होंने कहा जी बड़ी खतरनाक नजम है, बगावत होने का अंदेशा था। उन्हें नजम सुनी और जज साहब ने रिहा करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा यार एक नजम के ऊपर आप कैसे किसी बंदे पे 21D लगा सकते हैं। फिर एक खातून थी फरखानदा बुखारी, पीपल पार्टी की बड़ी एक्टिविस्ट, उनको भी घर से उठा लिया गया, लाहौर से उठाया गया, उनको भी लाहौर उन्होंने रिहा किया। तो उसके बाद जिया के दौर में जहां तक मेरा नॉलेज है किसी आदमी को इस तरह पकड़ा ना गया।
लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ आ गए तो इसका फिर बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अब आप देखें ना, वो मई अहमद फराज साहब का केस भी मैंने रेफर किया, उनके बेटा मिनिस्टर था खान साहब की कैबिनेट में। 9 मई भाई के बाद आपके वालिद साहब को पकड़ा गया, ये कानून आप खत्म क्यों नहीं कराते? व्हाई डोंट यू गेट दिस लॉ एलिमिनेटेड फ्रॉम द आर्मी एक्ट? देखे ना, अयूब खान ने एक आइन इंट्रोड्यूस करवाया ना, 62 का आइन। और ये भी मैं आपको नाजरीन को बताता चलूं, ये दुनिया का वाहिद आइन है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स ही नहीं दिए गए। तो उसने कहा व्हाट फंडामेंटल राइट्स? स्टेट का क्या काम है फंडामेंटल राइट से? हर बंदा अपने घर आराम से बैठे। फिर जब दुनिया ने उससे क्रिटिसाइज की तो थ्रू एन ऑर्डिनेंस, और उसके 62 के आइन में जो अयूब खान का मुतारफ करादा था बजरिया एक ऑर्डिनेंस के, उसके अंदर जनाब बुनियादी हकूक मुतारफ कराए गए। ये तो हाल है। अब जब उसका आइन हमने दफन कर दिया तो ये चाहिए था कि कोई गवर्नमेंट इस पे काम करती, और वो आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम उस मिलिट्री डिक्टेटर ने कराई थी या जो मुशर्रफ साहब ने की वो निकाली जाती, वो किसी ने नहीं निकाली। मैं जब आर्मी में था उस वक्त भी आई रेज दिस इशू कि ये हमारा डोमेन ही नहीं है, हम खामखा अपने आप को उधर फंसा रहे हैं, वी आर नॉट ट्रेन फॉर दिस पर्पज। और जब मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट अदालतें काम कर रही हैं तो फिर भी हमारा कोई ऐसा सच रोल नहीं बनता। लेकिन क्योंकि लॉ मौजूद है, जब तक लॉ मौजूद होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा। दो और मेरा सबसे पहला केस भी यही था व्हेन आई एंटर इनटू दिस प्रोफेशन, करेक्ट। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। एक सवाल सुन लें प्राइम सर। 9 मई के बाद जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बातचीत की जा रही है, खास तौर पर 9 मई के हवाले से, आप समझते हैं कि इन लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, या 9 मई वाले दिन ऐसे वाकयात होते हैं कि ये मिलिट्री के हवाले किए जाए ताकि इनका ट्रायल हो? देखे ना, जब तक आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम मौजूद है, देखे ना उस तरमीम के अंदर तो उन्होंने कानून दिया हुआ है कि जी हम पकड़ भी सकते हैं और हम ट्रायल कर सकते हैं। वो मैंने उसको उधर भी उस वक्त भी चैलेंज किया जब नदीम शाह एडवोकेट को यहाँ से उठाया गया, उसका ट्रायल हुआ और मिलिट्री कोर्ट में मैं खुद अपीयर हुआ। कोर्ट ने, यहाँ हाई कोर्ट ने फैसला देने की बजाय हमें कहा जी आप वहां चले जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज एक्विटेड फ्रॉम द मिलिट्री कोर्ट, हम उसे रिहा करा कर ले आए। वो पिंडी के एडवोकेट थे, लेकिन हमें कोर्टली जाना पड़ा उनके ट्रायल के लिए। और ये अलमिया आपको मैं और बात बताते चलूँ आपके जरिए नाजरीन को, कि जब खान साहब के जमाने में यही सिविलियन पकड़े गए, 29 सिविलियन, ये तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है 29 की। अभी चंद दिन पहले मुझे एक और सीनियर काउंसलर ने बताया कि जी हमारे पास भी 3-4 केसेस हैं सिविलियन के जिनका उस दौर में ट्रायल हुआ। इसके लिए बाकायदा ऑलमोस्ट इन ऑल दी ट्रायल्स आई रोट लेटर टू फेडरल गवर्नमेंट। हम तो यही कर सकते थे। फिर हमारे लतीफ अफरीदी साहब थे, जब एक जर्नलिस्ट को पेशावर से पकड़ा गया, सवाबी से बल्कि, और उसका इदरीस खटक का ट्रायल होने लगा, तो फिर उनका खत लिखा उसने, लतीफ अफरीदी साहब, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट वार के प्रेसिडेंट थे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा इमरान साहब को कि इमरान खान साहब ये बड़ी गलत रवाश है कि आपके दौर के अंदर, जबकि आप जमहूरी रहनुमा हैं, आप इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, ये तो आप देखें कि आपके अंडर कर क्या रहे हैं। ये एक जर्नलिस्ट का किस तरह मिलिट्री कोर्ट के नीचे ट्रायल हो सकता है? और वो उसका उन्होंने ट्रायल कर दिया, 14 साल सजा दे दी। मैं फिर अभी उसका मैंने चैलेंज आकर किया तो अभी तक तो मुझे 2 साल हो गए, उन्होंने अभी एक्सेस दिया आकर उसके रिकॉर्ड के, उसके उसने जुर्म क्या किया? नथिंग ही हैज डन कि जी ही हैज रिसीव्ड द ईमेल्स। ओ भाई, ईमेल रिसीव करना कोई जुर्म नहीं है, उसने क्या भेजा ये बताइए। मेरी ईमेल एड्रेस है पब्लिक में, तमाम एडवोकेट्स के पास है, डेली आई रिसीव ऑलमोस्ट 50 मेल्स मुझे मिलती हैं, हर किस्म की मेल आती हैं। हाँ, अगर आई पास ऑन एनी मेल विच कंटेन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन pertaining to defense of Pakistan, then I can be tried. लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई मेल आए तो उस पर भी मुझे पकड़ लिया जाए। और इसलिए हमने खान साहब को भी उस वक्त कहा कि खुदारा ये रोकें इसको, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन उन्हें 20, और उनमें आप हैरान होंगे, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, उनमें से जो 5 थे ना जो इन्फ्लुएंशियल थे, उनको तो वकील दिया गया, और उनमें से 29 में से जो 25 थे उनको कौंसल भी नहीं दिया गया। उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है, उनको किसी सेशन जज के पास भी नहीं पेश किया गया, और ना उनकी सरकारी तौर पे कस्टडी ली गई, और बगैर कानूनी तौर पे उनकी फैमिली को भी नहीं पता। ये भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जनाब जिस बंदे को आप पकड़ेंगे और ट्रायल करना चाहेंगे तो आप उसकी फैमिली को इतला देंगे। बड़ी अहम एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा इट इज बाइंडिंग ऑन यू, आप फैमिली को इतला देंगे क्योंकि काउंसिल तुमने अरेंज करना है। और आर्टिकल 10 जो है वो कहता है कि यू हैव अ राइट टू एंगेज द काउंसिल ऑफ योर ओन चॉइस। और सेकंड आर्टिकल 10A, ये भी हमारी एफर्ट थी। हमने पार्लियामेंट में एक बाकायदा रिप्रेजेंटेशन भेजी कि जनाब आइन के अंदर हमारे लिए कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें कि वो जो आर्मी के लोग हैं उनका भी अगर ट्रायल हो तो उनका भी तो कोई फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उसके ऊपर रजा रबानी साहब ने, दरअसल हमने वहां ये चैलेंज किया था
कि आइन के अंदर अयूब खान ने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई थी कि कोई आर्मी का बंदा जो है ना, जो पर्सन सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट, वो हाई कोर्ट में भी नहीं आ सकता। फिर भुट्टो साहब जब आ गए, वो उसी तरमीम को जो 62 के आइन में थी, वो अपने 73 के आइन में लेकर आ गए, 199 सब आर्टिकल 3 एंड सब आर्टिकल 5, जो दुनिया के किसी आइन में नहीं है कि एक आदमी अगर आर्मी का है और वो पकड़ा जाए तो वो कोर्ट में भी ना जा सके। ये कौन सा मजाक है। और दूसरा, कुछ सिविलियन भी अगर पकड़ा जाए सब्जेक्ट ऑफ टू आर्मी एक्ट हो, तो उन्होंने कहा जी वो भी कोर्ट में नहीं जा सकता। मेरा ख्याल है ये वो जुल्म था। और उस पे रजा रबानी साहब उस कमेटी के सरबराह थे 18वीं तरमीम के, उन्होंने उसको तो रिपील नहीं किया, उन्होंने आर्टिकल 10A इंट्रोड्यूस करवाया कि हर आदमी का राइट है, चाहे वो सिविलियन है या फौजी है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मैं एक और बात आपको यहाँ बताता चलूं, एक मिनट। मेरी 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 एक मिनट, मेरी एक ये भी डिमांड थी कि ये जो आर्मी के लोग हैं, जो इनका भी ट्रायल होता है, इनका भी हक है कि इनका भी अपील कोर्ट इनकी सिविल में बननी चाहिए, आर्मी में इनकी अपील नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आर्मी की कोर्ट्स जो होती हैं वो कमांड ओरिएंटेड होती हैं। एक कर्नल ने फैसला किया है और वो फैसला आर्मी चीफ ने कंफर्म किया, तो ब्रिगेडियर कैसे उसे रिवर्स करेगा। वो मेरी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है पिछले कई सालों से। साकिब निसार साहब ने मुझे चैम्बर में सुना, कहने लगे जी हम आपके केसेस सुन रहे हैं, आर्मी के केस हम सुन रहे हैं, अलहदा बनाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा जी पूरी दुनिया के अंदर आर्मी कोर्ट ऑफ अपील का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सिविल सुपीरियर कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस पे उनके ट्रिब्यूनल बने होते हैं, वो सुनते हैं, आराम के साथ उनके केस सुने जाते हैं सेपरेटली। मैंने कहा जी आपको क्या इतराज है, आप बनाएं, पार्लियामेंट को भेजें, वो बनाए। कहने लगे हम सुन रहे हैं। मैंने कहा जी आपके यहाँ तो जब बंदा पहुंचता है ना नीचे से, 20 साल लग जाते हैं। उसको अगर 25 साल सजा हुई है तो 20 साल वो गुजार के आपके पास आता है, और उसके बाद 5 साल आप सुनते हैं। और मैं भी आपको दर्जन केस बता सकता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुने, और 1.5 साल सुनने के बाद वो जज रिटायर हो गए, उन्होंने फैसले ही अनाउंस नहीं किया। एक केस नहीं है ये। जिनको पेशावर में जस्टिस साहब ने, जो हमारे जस्टिस फौत हो गए थे, उन्होंने बरी किया था, उनके खिलाफ अपीलें सुनी गई, दोनों जजों ने सुनी और दोनों रिटायर हो गए, जजमेंट अनाउंस ही नहीं की। तो वो आज तक दोबारा, अच्छा उसके वो जो फैसला आया साकिब निसार साहब को, उसको मैंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में ही, क्योंकि उसका प्रोविजन है कि 3 जज ओपन कोर्ट में सुनेंगे। आज तक नहीं लगा वो। खोसा साहब के जमाने में भी उन्होंने कहा जी एक राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। मैंने कहा सर मेरी अपील वहां पड़ी है, लगा नहीं लगाई उनके रजिस्ट्रार ने। अभी भी बंदयाल साहब का टेन्योर पूरा हो गया, एक भी हियरिंग नहीं हुई। दी अदर डे रजिस्ट्रार ने मुझे बताया कि सर वो हमारे पास से आपकी पिटीशन लापता हो गई है। अंदाजा लगाएं यार, सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन रजिस्ट्रारों की पूरी बटालियन बैठी हुई है। अगर वहां से पिटीशन, मैंने कहा अगर पिटीशन मुझे न मिली ना, आई विल गेट द FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एंटायर सुप्रीम कोर्ट के जितने कंसर्न लोग हैं ना। दिस इज नॉट द वे। ये कौन सी वाली पिटीशन है जो जिसमें आपने जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब को भी रिस्पोंडेंट बनाया हुआ है? ये नहीं, ये तो अब नहीं, ये तो अभी मैंने फाइल की, हाँ। क्योंकि ये जो 29 लोग थे, जाहिर है इनकी सजाओं को बाजवा साहब ने कंफर्म किया, और इनकी अरेस्ट में ISI वाज इन्वॉल्व। उन्होंने लिखा कि ISI ने अरेस्ट किया उन्हें, जबकि आर्मी एक्ट के मुताबिक ISI के पास तो अरेस्ट का इख्तियार ही नहीं। ISI कैन नॉट अरेस्ट, और इसकी अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट ने दी। ये याद रखिएगा, जो सिविलियन का ट्रायल होता है ना, उसकी फाइनल अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट देती है। जैसे अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने इन लोगों के खिलाफ ट्रायल करने की कोशिश की, तो पहले पार्लियामेंट ने उस पर रेजोल्यूशन पास किया, फिर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी। तो इन 29 केसेस की भी अप्रूवल खान साहब ने दी हुई है उन्होंने। और ये जब अतर मिनल्ला साहब ने, क्योंकि ये लापता लोग थे, ये भी एक बात बताऊं आपको, ये लापता लोग थे, हाई कोर्ट में इनकी पिटीशन चल रही थी, हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया इनके अफसर ने कि ये हमारे पास है ही नहीं, और उन्हीं दिनों में उसका ट्रायल हो गया, 10 साल सजा हो गई। अब और उसी पे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। आपको प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं कि आप कहें आपको पता है यार बंदे उठाए जा रहे हैं धड़ाधड़। और ऑलमोस्ट इन एवरी केस आई रोट अ लेटर टू द फेडरल गवर्नमेंट कि ये इलीगल प्रोसेस है, ये कुछ भी आपने इनका नहीं किया, इनको अरेस्ट ही नहीं किया गया, इनको लिटरली दे हैव बीन अबडक्टेड। अभी भी मेरी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है कि इन तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि ये सिलसिला रुकना चाहिए। क्योंकि देखे ना, कल मुझे भी घर से पकड़ा गया और मेरे पर भी ये इल्जाम था कि आई हैड अ लिंक विद कुलभूषण जाधव। वो तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई, उन्होंने कहा जी इनके लैपटॉप से ये सामान निकला है, और बाद में कहा जी लैपटॉप का पासवर्ड ही अभी तक नहीं दिया, तो हम रिहा, अगर पासवर्ड देंगे तो हम इन्हें रिहा कर देंगे। जजेस ने कहा ये आपने फिर किधर से मटेरियल निकाला। फिर अटॉर्नी जनरल हैज टू रेंडर अपॉलॉजी बिफोर द ओपन कोर्ट कि हम माफी चाहते हैं इनसे सर, हम केस ही वापस लेना चाहते हैं। वो तो मैं, अगर क्या हर एक बंदे के साथ अगर ऐसे होगा,
वो तो मेरा पकड़ा गया इनसे, इन्होंने कह दिया जी लैपटॉप, मेरे बेटा मौजूद था कोर्ट में, मैं तो कस्टडी में था, उसने कहा जी हमारे घर से तो कोई लैपटॉप ही नहीं लेकर गए। तो जहां ये स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस हो और जहां इस तरह की कार्रवाइयां हो, तो आप देख लें ना कितने अभी कैसे जर्नलिस्ट, एक इमरान रियाज है जर्नलिस्ट है वो, हाउ ही वेंट मिसिंग भाई, और कितने लोग लापता हैं। असल में हमारी सियासी हुकूमतों ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। जितने सियासतदान हैं, चाहे वो अपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, दे आर एंजॉयिंग द प्रोटोकॉल, वो कहते हैं जी मेरा बेटा बाहर आना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए। साहब आखिरी सवाल ब्रायम मेहरबानी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल सर। सिविलियन हुकूमतें तो जिम्मेदार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपने सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस का भी नाम लिया कि ये 2-2, 2.5-2.5 साल सुनते हैं और उसके बाद फैसला नहीं देते, रिटायर हो जाते हैं। ये जजेस किसी के प्रेशर में हैं, ये किसी के नीचे रहकर काम करते हैं, ये क्यों नहीं फैसला करते फिर इन सारी चीजों के ऊपर? ये असल में आप हैरान होंगे, मैंने इनमें से कितने जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट के रेफरेंस दायर किए कि मिसकंडक्ट है ये जज का, कि एक जज केस सुनता है और उसके बाद जजमेंट रिजर्व करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है अपना खोसा साहब का कि 3 महीने से ज्यादा आप जजमेंट रिजर्व नहीं रख सकते, 3 महीने के बाद आपने जजमेंट सुनानी। मैं तो अभी चाहूंगा कि पार्लियामेंट कमेटी बनाए और तमाम केसेस को निकाले जिनमें जजमेंट रिजर्व है और 3 महीने से ज्यादा रिजर्व है, तो उन तमाम जजेस की, अगर वो रिटायर भी हो गए तो उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। ये तो जुल्म है कि आप 1.5 साल आपने केस सुना, 2.5 साल केस सुना, जजमेंट रिजर्व की और आप खामोशी से रिटायर होकर चले गए। असल में उनको ये होता है जी कौन फैसला लिखे, प्रेशर भी होता होगा डेफिनेटली, लेकिन भाई आपको दुनिया जहान की महारत आपको मिल रही है। एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे अंदाजे के मुताबिक 50,000 रुपए रोजाना उसकी बनती है तनख्वाह। अगर 50,000 के ऊपर भी वो केस सुन रहा है, देखे ना 15 लाख इज द पे ऑफ द चीफ जस्टिस साहब, 20% अब अजाफा भी लगा लें। उसके अलावा बड़े अलाउंस हैं जिसका आपको पता नहीं है। आप देखें ना लिस्ट आई है कि कम से कम 13 से 15 लाख रुपए बन जाती है मंथली पे अलॉन्ग विद अलाउंसेस। इस लिहाज से 50,000 पर डे बनता है। अगर आपने एक फैसला सुना है, और इस पे खोसा साहब ने एक लेक्चर दिया हमें, खोसा साहब ने कहा कि अदालत में जब आप आर्गूमेंट कर रहे होते हैं तो 2 आदमी सुन रहे होते हैं, एक जज और एक के कोर्ट का दरबान जो दरवाजा खोलता है, जो पुकारता है जी इनाम वर्सेस रियासत सरकार, एक वो भी सुन रहा होता है। उन्होंने कहा अगर जज फैसला नहीं देता तो जज और दरबान में कोई फर्क ही नहीं है, दरबान भी बेचारा सुन लेता, फैसला नहीं दे सकता। तो मैं तो समझता हूं हमारे पास जजेस दरबान के काबिल भी नहीं है। मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, मुझे एहतराम है उनका, लेकिन भाई अगर आपने केस सुना है तो खुदारा फैसला कीजिए। एक हमारे मेजर जनरल अब्बासी साहब थे, वो जीएचक्यू में एक डायरेक्टरेट में थे, उस डायरेक्टरेट के पास कोई फौज भी नहीं थी, उनके पास टोटल को 7 बंदों का स्टाफ था। उनको अरेस्ट कर लिया गया जी आप बगावत करने वाले थे, और बगावत का चार्ज बन गया उनके ऊपर। किसी ने ये तरद्दुद नहीं किया कि उनके पास ट्रुप्स कितने थे, यार कितनी फौज थी जिससे ज्यादा बगावत वो कर रहे थे। नतीजा ये निकला उनको सजा सुना दी गई, गैर कानूनी ट्रिब्यूनल बनाया गया, और वो जिसने केस बनाया था उसी को कोर्ट का मेंबर बनाया गया, और जिसने केस बनवाया था उसने, वो कोर कमांडर बन गया, उन्होंने सजा कंफर्म कर दी। ये सारी इलीगैलिटी थी ना, और सजा उनको हो गई। उन्होंने इसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ गए, 25 साल तक केस लगा रहा, किसी ने नहीं सुना। फिर जिस दिन अखबार में आया ना एक मिनट, जिस दिन जनरल अब्बासी साहब फौत हो गए, दूसरे दिन चीफ जस्टिस साहब ने केस लगा लिया कि ओहो हमें तो पता चल गया। और उन्होंने फैसला क्या दिया, उन्होंने कहा क्योंकि पिटिशनर फौत हो चुका है, इट हैज बिकम इनफ्रैक्शियस, और रिट वाज डिस्पोज्ड ऑफ। हालांकि उनकी एहलिया पेश हुई, उन्होंने कहा जी मेरे खामद को डिसमिस किया गया और कोई 5 के 7 साल आ रही दी गई है, लेकिन मेरा घर और मेरा प्लाट जब्त कर लिया गया, वो तो सजा में कहीं मेंशन ही नहीं है। अच्छा कर्नल साहब, जाहिर है आपने किसी का, आखिरी उन्होंने सवाल, कुछ भी नहीं किया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं वो फौत हो चुके हैं, हम केस क्लोज कर रहे हैं। लास्ट कमेंट सर। 9 मई को जो कुछ हुआ, एक लाइन क्रॉस हुई, नो डाउट इन दैट, लेकिन आप समझ रहे हैं कि 9 मई की आड़ में असल में इमरान खान को टारगेट करने की और इमरान खान को बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही। मैं समझता हूं वेरी फ्रैंकली कि खान साहब खुद इसके जिम्मेदार हैं। उसकी मेन रीजन मैं आपको बताता हूं। आई हैव फॉलोड ऑल दिस केस वेरी क्लोजली। जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, ये मैं जानता हूं कि खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया था। अगर खान साहब हाई कोर्ट में भी नहीं होते, किसी वकील के चैम्बर में भी होते, और वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने गए होते, तो उनको वहां से भी नहीं अरेस्ट किया जा सकता। ये प्रोफेशनल एथिक्स है, क्योंकि ही इज गोइंग टू द हाई कोर्ट, ही इज गोइंग टू सरेंडर बिफोर द हाई कोर्ट। और जबकि इस केस में वो हाई कोर्ट में ही मौजूद थे, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने गए थे, एफिडेविट अपना देने गए थे, उनको अरेस्ट किया गया, वो गैर कानूनी अरेस्ट थी। उसके ऊपर एक रिएक्शन आया। उस रिएक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, चीफ जस्टिस साहब प्रिवेल किया, उन्होंने कहा जी इनको पेश किया जाए मेरे पास, उन्होंने इस अरेस्ट को गैर कानूनी डिक्लेयर किया।
ये इट वाज अ वेरी जस्टिफाइड। ये कल मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट शुड बी विजिलेंट। लेकिन दो बातें याद रखिएगा। चीफ जस्टिस साहब ने उधर कहा, खान साहब आप इसको कंडेम कीजिए जो हुआ है आपकी इलेक्शन में। खान साहब ने पहले तो कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा, खान साहब आप कौमी रहनुमा, यू आर अ नेशनल लीडर, यू हैव टू कंडेम इट। आप यकीन करें, अगर खान साहब उधर ही कंडेम कर देते, कंडेम ना करते, अपील कर देते अपने वर्कर से कि जेंटलमैन गो बैक, नो रिएक्शन बिकॉज आई गॉट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट और वी मस्ट गो बिफोर द कोर्ट, हमें कानून की अमलदारी को मानना है, तो कुछ भी नहीं होना था। आप देखें, एक रिएक्शन तो उनका वर्कर्स का था, उन्होंने किया, लेकिन इनको पैसिफाई करना। आप नेल्सन मंडेला की मिसाल है ना, वो रिहा होकर आए तो बड़ी गैदरिंग थी, लोगों का ख्याल था आज वो कह देंगे कि देयर विल बी नो वाइट इन अफ्रीका, और उसी दिन साउथ अफ्रीका से तमाम वाइट्स के कारोबार वगैरह लपेट दिए जाएंगे, उनके घरों पे कब्जे हो जाएंगे। उन्होंने पहली तकरीर की, उन्होंने कहा मैं जिस जेल में था मुझे रात शदीद सर्दी लगी, और उस सर्दी में मेरी ऊपर किसी बंदे ने अपना गर्म कोट डाला, मैंने देखा तो वो संतरी था, उसने अपना कोट उतारा हुआ था, वाइट संतरी। मैंने उस अंग्रेज को कहा कि भाई आप शदीद सर्दी है। उसने कहा नो, यू आर अथराइज ओनली वन ब्लैंकेट, मेरे पास एक ही कंबल है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है, यू आर अंडर माई प्रोटेक्शन। और उसने अपना कंबल मेरे ऊपर डाला। उसने कहा मैं उस दिनों से मेरे दिल के अंदर कोई नफरत नहीं है इन सफेद फामों के बारे में, दे आर आर एसेट्स, दे वुड रिमेन इन अफ्रीका। आप यकीन करें उस दिन के बाद दी वाइट्स दे पुट देयर बेस्ट इन द इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका। अब अफ्रीका की इकोनॉमी आप देख लें किधर खड़ी हुई है, बिकॉज दे गॉट यूनाइटेड। उसकी एक लीडर का ये काम नहीं होता कि एक्शन ले या कहे ये कर दें, वो लीडर का काम है, ही मस्ट हैव क्लियर देम कि रेड लाइन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रेड लाइन इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रेड लाइन इज द कानून ऑफ पाकिस्तान। कर्नल ये साहब, कानून आपके लिए भी है, ये कानून मेरे लिए भी है। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी आवाज को कायम रखे। आप उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। कर्नल साहब थैंक यू सो मच। बस अल्लाह करे इस इंटरव्यू शुक्रिया। हो ना